नमस्कार, मैं माधुरी पुरोहित हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने मेघला की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया था। अब आपकी हिंदी की दूसरी पुस्तिका है हिंदी व्याकरण। उसका नाम है प्रखर। उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यह आपकी प्रखर की बुक है हिंदी व्याकरण कक्षा 5 के लिए। तो आगे हम इसी के साथ अध्ययन जारी रखेंगे। आइए, यह आपकी विषय सूची है। इसमें बेटा पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक और पाठ 24 पत्र लेखन पेज नंबर जो कि 124 पर है, पाठ 25 अनुच्छेद लेखन मेरा साथी कंप्यूटर और पाठ 26 अपठित बोध सलाहकार उदाहरण नंबर 1। तो यह आपका टर्म 1 का सिलेबस रहेगा बच्चों। और यह आपका पाठ 1 है जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए, तो हम इसी के साथ अध्ययन जारी रखेंगे। आज हम ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यह आपको चित्र नजर आ रहा है। चित्र में अध्यापिका क्या कर रही है? मुख से बोलकर छात्रों को पाठ समझा रही है और बोर्ड पर उन्होंने कुछ वाक्य लिखे हैं और वो लिखकर विषय को समझा रही है। उनका विषय है भाषा और व्याकरण और बच्चे कानों से सुनकर पाठ समझ रहे हैं और छात्र उसे पढ़कर भी समझ रहे हैं। और पीछे देखिए, बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। पीछे वाली बेंच पे बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहा है, उसमें एक बच्चा इशारों से अपने मित्र को बुला रहा है और उसका मित्र भी इशारों से उसे चुप रहने का संकेत दे रहा है ना। और आपने देखा कि किस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर और इशारों से सभी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। आगे देखो बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। पहले चित्र में नेताजी मंच पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। दूसरे चित्र में अभिनेता संवादों के माध्यम से दर्शकों को कुछ कह रहे हैं, है ना। आगे रवि ईमेल के द्वारा अपने मित्र को अपनी बात पहुंचा रहा है। जिस प्रकार से आप भी मोबाइल पर अपने मित्र को कुछ संदेश देते हैं या कुछ मैसेज पहुंचाते हैं, उसी प्रकार रवि भी यही कर रहा है। लेखक अपनी लेखनी के द्वारा अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा है ना। तो इन चित्रों में नेताजी और अभिनेता बोलकर तथा रवि और लेखक लिखकर अपने भाव या विचार प्रकट कर रहे हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं सकते वे भी संकेतों के माध्यम से अपने भाव किसी पर प्रकट कर देते हैं। भूख प्यास लगने पर बच्चा रोकर अपनी आवश्यकताओं को समझा देता है, परंतु आपसी बातचीत के लिए केवल संकेतों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है। और वो माध्यम कौन है? वो माध्यम है भाषा। समझ में आया? ठीक है। भाषा मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है, ठीक है। बच्चों, भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, जिसमें कि नेताजी मुख से बोलकर कुछ कह रहा है। दूसरा लिखित भाषा, इस भाषा में बालक कुछ लिख रहा है ना। मौखिक भाषा के उदाहरण देखते हैं बच्चों।
मानव टीवी पर कार्टून फिल्म देख रहा है। दूसरे चित्र में बगीचे में पिताजी अपने मित्र से बात कर रहे हैं। रजनी सीमा से फोन पर बातें कर रही है। तो जितने भी चित्र आपने ऊपर दिए हुए चित्रों में क्या हुआ, मानव, पिताजी, रजनी और सीमा सभी अपनी बात बोलकर अभिव्यक्त कर रहे हैं तथा सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है ना। आगे लिखित भाषा का उदाहरण, नमन ने कहानी प्रतियोगिता में सर्वप्रथम कहानी लिखी। दूसरे चित्र में चित्रा दादी जी को पत्र लिख रही है। तीसरे चित्र में सुरेश ने कविता लिखकर अध्यापिका को पढ़वाई। तो इन चित्रों में नमन, चित्रा, सुरेश और अध्यापिका लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं तथा पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं। तो यह भाषा कौन सी होगी, लिखित भाषा होगी। ठीक है बच्चों, अगला है टॉपिक लिपि। लिपि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। तो शब्दों की ध्वनि को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए बच्चों, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, है ना। और यह भाषा में मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही लिपि है। तो देखिए अलग अलग भाषाएं दे रखी है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, और इनका लिखित रूप दिया हुआ है दूसरे कॉलम में, और इनकी तीसरे कॉलम में इनकी लिपि दी हुई है। उदाहरण के लिए हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी भाषा है हमारी। इसका लिखित रूप हम जब हिंदी लिखते हैं तो क्या, भारत को ऐसे लिखते हैं भारत, और यह जिस ढंग से लिखी जाती है, लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, तो वह देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार दूसरी भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम लिखते हैं BHARAT, भारत को ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, और इसके लिखने की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। उर्दू, उर्दू का लिखित रूप यह होता है दूसरे कॉलम में, और उसकी लिपि होती है फारसी। पंजाबी, पंजाबी का लिखित रूप दूसरे कॉलम में दिया हुआ है, और इसकी लिपि जो होती है गुरुमुखी लिपि होती है। तो हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा मराठी भाषाओं की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, उर्दू जो होती है, उर्दू भाषा दाएं से बाएं और लिखी जाती है ना। ठीक है। और आपने देखा है 10 रुपए का नोट देखा है आपने, 10 रुपए का, 50 रुपए का या 100 रुपए का। तो जो 10 रुपए का नोट होता है उस पर छपी हुई भाषाओं की लिपि लिखी हुई रहती है ना। तो हम वो भी देखेंगे, है ना। देखिए यह उदाहरण भाषा, लिपि, फिर भाषा और लिपि दिया हुआ है। तो ये सब भाषाएं वो हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, तमिल में लिखी जाती है, और पंजाबी गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है। यह 10 रुपए का नोट है। इसमें बच्चों जहाँ राउंड सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर लाइन से अलग अलग भाषा का लिखित रूप, अलग अलग लिपि का लिखित रूप दिया हुआ है। बुक के अनुसार लिपि शब्दों की ध्वनि को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। अंग्रेजी की रोमन में
उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में तथा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, एक विशेष बात बताना है। देखिए 14 सितंबर सन 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है ना, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। बच्चों, व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। आइए हम देखते हैं उदाहरण। मैं जाऊंगा मामा के कल घर। क्या तुम इस वाक्य के अर्थ को ठीक से समझ पा रहे हो? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वाक्य की रचना अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य रचना के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के माध्यम से हम पहला शुद्ध वर्ण ज्ञान सीखते हैं, दूसरा शुद्ध शब्द ज्ञान सीखते हैं, तीसरा शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, चौथा शुद्ध वाक्य प्रयोग की कला को जानते हैं। इसी प्रकार पहले जो अशुद्ध वाक्य था उसे हमने शुद्ध किया है। अब नीचे लिखे वाक्य को पढ़ेंगे हम। मैं कल मामा के घर जाऊंगा। अशुद्ध वाक्य जो था हमारा, मैं जाऊंगा मामा के कल घर, तो शुद्ध करके लिखा है मैं कल मामा के घर जाऊंगा। यह वाक्य का शुद्ध रूप है। वाक्य को शुद्ध लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा ही प्राप्त होता है। यह वाक्य जो हमें वर्णों, शब्दों और वाक्य के सिद्ध प्रयोग का जानकारी देता है, व्याकरण कहलाता है। आगे हम अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, ये 4 वाक्य दिए हुए हैं। एक एक क्रम से हम पढ़ेंगे और उससे समझेंगे। पहला, शीला गाना गा रहा है। तो देखिए बच्चों, आपने चारों उदाहरण देखे, सभी में कोई ना कोई अशुद्धियां है। तो आगे हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है। देखिए, शीला गाना गा रही है, यह इसका शुद्ध रूप है। दूसरा, कल जाना है रायपुर मुझे। तो दूसरे उदाहरण में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। आगे पीछे दिया हुआ है, तो सही क्रम में यदि लिखेंगे तो हम मुझे कल रायपुर जाना है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है। तीसरा वाक्य, मैंने तेरे से नाराज हूं। तीसरे उदाहरण में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। कैसे? शुरुआत में जो मैंने लिखा है वो मैंने सर्वनाम अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे। मैंने की जगह होगा मैं तुझसे नाराज हूं, है ना। तो ये शुद्ध रूप होगा इसका। चौथे 4 नंबर का जो दिया है, परिश्रम का फल मीठा होता है ना। तो इसमें तो मुझे गलती नहीं लग रही, पर फिर भी आप ध्यान से देखो कि क्या गलती है। चौथे उदाहरण में वर्तनी मतलब मात्राओं की गलती है ना, स्पेलिंग की संबंधी अशुद्धि है। तो क्या? परिश्रम, परी उसमें बड़ी की मात्रा लगी, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटी की मात्रा लगाएंगे। तो परिश्रम का फल मीठा होता है, यह इसका शुद्ध रूप है। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, है ना। चलिए, भावों, सबसे पहले हमने भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। तो भावों और विचारों के परस्पर आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है ना। भाषा के 2 रूप देखे थे हमने,
मौखिक रूप और लिखित रूप, और एक होता है सांकेतिक, मतलब संकेत वाला, इशारे वाला। इशारों की भी भाषा होती है ना, को भाषा नहीं माना जाता है, परंतु वह भी उस अपने भावों से समझ सकते हैं ना। बोलकर व सुनकर भावों या विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा का मौखिक रूप है। लिखकर व पढ़कर भावों या विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा का लिखित रूप है। भाषिक ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह या संकेतों को लिपि कहते हैं। लिपि का ज्ञान प्राप्त किया था हमने। उसी प्रकार जो हिंदी भाषा है वो उसकी लिपि कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है, देवनागरी है ना। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, ठीक है। और भारतीय संविधान ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी, और 14 सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना, ठीक है। अभ्यास कार्य। बच्चों शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पेज नंबर 5 निकालिए। क नंबर का इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। सबसे पहला है, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। अगला प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, शब्दों की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अगला तीसरा, व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? उत्तर, व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ख, भाषा के मौखिक और लिखित रूप के 3-3 उदाहरण लिखिए। मौखिक, 1 नंबर भाषण देना, 2 बातचीत करना, 3 सुनना। लिखित उदाहरण, 1 नंबर पत्र लिखना, 2 नंबर अखबार पढ़ना, 3 नंबर गृह कार्य करना। आगे ग नंबर का नीचे दिए वाक्यों के सामने सही और गलत लिखिए। 1 नंबर, व्याकरण हमें शुद्ध वर्ण ज्ञान सिखलाता है, यह सही है, उसके सामने सही का टिक लगाइए। 2 नंबर, व्याकरण हमें गाना सिखलाता है, यह गलत है, इसके सामने गलत का टिक लगाइए। 3 नंबर, व्याकरण हमें शुद्ध वाक्य प्रयोग करने की कला सिखलाता है, सही। 4, व्याकरण शुद्ध वर्तनी का ज्ञान देता है, सही। 5, व्याकरण हमें अच्छा लेखक बनाता है, सही। 6, व्याकरण हमें शुद्ध शब्द ज्ञान देता है, इसके सामने सही का टिक लगाएंगे। आगे ग नंबर का नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो 1 नंबर है, मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कहलाता है, इसका उत्तर है ग, भाषा के सामने टिक लगाइए। 2 नंबर, मौखिक भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार किया जाता है? ग, बोलकर, इसके सामने टिक लगाइए, यह इसका उत्तर है। 3 नंबर, लिखित भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर है घ, लिखकर, इसके सामने टिक लगाइए। 4 नंबर, व्याकरण हमें किस तरह की जानकारी देता है?
तो व्याकरण हमें वर्ण ज्ञान भी देता है, शब्द ज्ञान भी देता है और वाक्य ज्ञान भी देता है। तो इसका उत्तर घ, दिए गए सभी विकल्प पर टिक लगाइए। आगे देखते बच्चों, अंग नीचे दिए चित्रों को देखकर बताइए कि इसमें भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले चित्र में एक व्यक्ति कुछ सुन रहा है ना? तो यह किसका रूप है? मौखिक रूप है। दूसरे चित्र में एक बालक कुछ पढ़ रहा है, तो ये किसका रूप है? कौन सी भाषा का रूप है? लिखित रूप है। तीसरे चित्र में लिखित और चौथे चित्र में भी लिखित। आपको चित्र को देखकर पता चल रहा है कि ये दोनों लिखित रूप है। तो इसी प्रकार आपको ये सभी अभ्यास कार्य आपकी प्रखर की बुक में लिखना है और इसका अभ्यास कार्य करना है। धन्यवाद बच्चों।